आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिस्तानी क्रिकेटर क्यों बना आतंकी, और फैंस टैकलिंग की वीडियो है जो रीजनल वीडियो का लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो था लाजमी को सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करना। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। भाई सरदारी बात होगा स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मुद्दा लेकर आए हूं वो मुद्दा बड़ा जबरदस्त है। ये इंटरनेशनल टेररिज्म से जुड़ा है और इसका संबंध है हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो जनाब, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका नाम है खालिद लतीफ, और उनके खिलाफ नीदरलैंड्स की कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। और जिसने उनके खिलाफ मुकदमा किया है उसके वकील ने कोर्ट से कहा है कि खालिद लतीफ को, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनको कम से कम 12 साल की सजा दी जाए। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई नीदरलैंड्स की कोर्ट में पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ, वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के खिलाफ, ऐसा कौन सा मामला है? तो ये मामला है इंटरनेशनल टेररिज्म का। और मैं आपको बताऊं कि खालिद लतीफ साहब ने जो ये करतूत की है, हालांकि ये 2018 का मामला है, शायद करीब 5 साल पुराना है, लेकिन इस करतूत के चर्चे दुनिया भर की बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स में, दुनिया भर की मीडिया की जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सब इस खबर को कवर कर रहे हैं। और इनका जो कारनामा है वो बड़ा जबरदस्त है। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर ये कोर्ट में, नीदरलैंड्स की कोर्ट में ये मामला गया क्यों, ऐसा क्या इन्होंने किया है। तो पहले खालिद लतीफ का वो बयान सुनिए जिसके बयान के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जिस पर मांग की जा रही है कि भाई 12 साल की कम से कम इनको सजा मिलनी चाहिए। वो सुनिए। मैं आज जो गुस्ताखाना खाते बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसका ऐलान किया गया है, और वो जो शख्स है जिसने ये गेम पूरा प्लान किया है, मैं बीइंग ए मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उस शख्स के सर के ऊपर जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक पाकिस्तानी 3 मिलियन रुपीस जो शख्स उसको मारेगा मैं उसको खुद दूंगा। मेरे पास इतने ही है, अगर ये और भी होते तो मैं सारे दे देता। सारे मामलात एक तरफ, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी ना कभी कबूल की थी, ना कभी कबूल करेंगे और ना होने देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुना आपने? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, और ये सुपारी दे रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल सुपारी। खुद वीडियो मैसेज में आकर कह रहे हैं कि भाई ये जो हेर्ट विल्डर्स हैं, ये डच नाम है, उनको मारना है। तो जी विल्डर साहब जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नीदरलैंड्स के बड़े पॉलिटिशियन में शुमार किए जाते हैं। ये फार राइट विंगर पार्टी के सदस्य हैं और ये लगातार मुखर क्या कहूं मैं, विरोधी रहे हैं इस्लाम के। इनके बयानात जो आते रहते हैं वो लगातार इस्लाम को एक्सपोज करने वाले बयानात आते रहते हैं। जो दुनिया भर में आतंकवादी कार्रवाई होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, उन पर ये प्रमुखता से अपना पॉइंट रखते हैं, उसमें ये इस्लाम की बुराई करते हैं, उनके पॉइंट्स को निखारते हैं। इससे दुनिया भर में जो मुसलमान हैं इनसे बड़े नाराज रहते हैं और ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक क्रिकेटर वो जो है वो सुपारी किलिंग का ठेका निकालता है। अब सोचिए, 30 लाख रुपए देने की बात हो रही थी। अब आज के, ये 2018 की बात है, आज के जमाने में अगर हम बात करें तो ये करीब 20-21 हजार यूरो की बात हो जाएगी, तो करीब ये 70 लाख पहुंच जाएगा मामला। ऐसा खबरों में कहा गया है कि जी इतने की बाउंटी इन्होंने घोषित की थी, अगर आज के जमाने से देखें तो। कुल जमा बात यह है कि दुनिया भर में
इस खबर की चर्चा हो रही है और 11 सितंबर को नीदरलैंड्स की कोर्ट इस पर फैसला देगी। हालांकि जो सुनवाई चल रही है वहां पर ना तो खालिद लतीफ का कोई वकील वहां पे प्रेजेंट था, ना खालिद लतीफ खुद प्रेजेंट थे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे, खालिद लतीफ ने देखो कितनी बड़ी सेवा की है इस्लाम की और ऐसी की तैसी, और खुश हो रहे होंगे और उनको शाबाशी दे रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का आप ओपनली आके इंटरनेशनल किसी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिशियन को मारने की बात कहेंगे और आप एक पब्लिक फिगर हैं, उसके बाद आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी टेररिस्तान है, तो एक क्रिकेटर की हरकत जो है एक आम आदमी करता है तो चलिए आदमी सह भी लेता है, लेकिन इनके तो लाखों फॉलोअर होंगे, ये जब ऐसी बातें आकर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होगी और पाकिस्तान की इमेज को गहरा झटका तो एक बार फिर से लगने वाला है, क्योंकि ये एक बार फिर से एक्सपोज है और दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आरजू जी जुड़ गई हैं। पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, और इंडिया पाकिस्तान से लेकर तमाम जियोपॉलिटिक्स और सब सारे मुद्दों पर ये बात करती हुई आपको नजर आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। तो खबर तो आपको पता ही है कि जो खालिद लतीफ साहब हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं आपके, उन पर नीदरलैंड्स की एक अदालत में केस चल रहा था और जो जिन्होंने केस दायर किया था उनके वकील ने कहा है कि भाई अदालत से कि भाई कम से कम 12 साल की सजा इनको मिलनी चाहिए। हालांकि खालिद लतीफ खुद वहां पर नहीं थे या इनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था, एक तरफा सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब बात यह है कि भले खालिद लतीफ की तरफ से कोई बयान न आया हो या पीसीबी की तरफ से कोई बयान न आया हो, लेकिन अगर ओवरऑल इस खबर को देखें तो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी न्यूज मीडिया आउटलेट्स भी हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया हाउसेस भी हैं, उन्होंने इस खबर को कवर किया है। तो ओवरऑल ऑलरेडी पाकिस्तान की इमेज जो है इतनी खराब है, इनके इस खालिद लतीफ साहब के इस कारनामे के बाद क्या पाकिस्तान की इमेज पर और ज्यादा डेंट लगने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही है, और ज्यादा डेंट लगेगा अगर कोई जगह छोड़ी है इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी इतने डेंट लग चुके हैं कि अब शायद यहाँ पर लोगों ने इन चीजों को सोचना या सीरियसली लेना भी छोड़ दिया है। अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है और एक बहुत बड़ी चीज है, और मेरा ख्याल है कि इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान में लोगों का, जो मैं हमेशा अपने शोज में कहती आई हूँ, और लोग बड़ा पाकिस्तानी खास तौर पे मुझसे बहुत नाराज रहते हैं कि जी आप इस तरह से बात करती हैं और आप ये कह देती हैं कि जी यहाँ पर इस तरह का तालिबानी या इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रहते हैं। कि अब आप देखें कि एक स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, और उनके लिए मैंने ये खबर डॉन न्यूज में पढ़ी थी, और उन्होंने लिखा है कि जी उन्होंने 21,000 यूरोस या $23,000 समझ लीजिए कि वो ऑफर की थी उस आदमी को कि जो कि उनके एमपी को मार दे। अब इसके बाद उन्हें 12 साल की सजा जो है वो उसके लिए कहा गया है और भेजा गया। अब कब फैसला आता है वो तो खैर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इसी तरह सोचते होंगे, इसी तरह दिखते होंगे। इससे पहले हमने देखा कि एक डॉक्टर जो है वो अमेरिका में पकड़ा गया, 18 साल की उसको सजा हुई है, और वो दाइश के साथ मिलकर अमेरिका में ही अटैक करने के बारे में सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो पहले जो एक अलौकिक इम्प्रेशन था ना लोगों का कि जी ये मदरसे से जो लोग निकलते हैं वो ऐसा करते हैं, अब इनमें से कौन मदरसे का है? कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी इन लोगों की सोच इस तरह की है, फिर भी माइंडसेट इसी तरह का है। तो इसको अब मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई होप नहीं है कि इसको किसी तरीके से रोका जा सके। अच्छा, ये जो इन्होंने सुपारी दी, बेसिकली ये इतने रुपयों की सुपारी दी जो अपने खालिद लतीफ साहब हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिस लिए इन्होंने दी कि जी गुस्ताखी की गई है, इस्लाम का अपमान किया गया है, जो भी बातें रही हों, तो पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक मुल्क तो है नहीं। इस दुनिया में 55-56 और भी इस्लामिक मुल्क हैं, उनकी तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर होते हुए, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर होते हुए, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको उस बंदे को मारने की सुपारी देनी पड़ी? वो भी आपने, एक होता है कि चलो किसी से कह दिया, आपने बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया, वीडियो मैसेज में कहा कि जी जो भी उसको मारेगा मैं उसको, अभी मेरे पास 30 लाख रुपए हैं पाकिस्तानी रुपए, मैं 30 लाख रुपए 3 मिलियन रुपीस जो है पीकेआर में वो दे दूंगा। तो
मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको, ऐसा क्यों, मतलब किस लिए किया उन्होंने? देखिए, अब बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आपने सही कहा, लेकिन ऐसी कौन सी इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान के अलावा जहां पर इतनी शिद्दत के साथ रिलीजन को बताया जाता हो या किसी को नफरत सिखाई जाती हो, जहां की टेक्स्ट बुक्स आप मुझे दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो उसको मार दें या उसको जो है वो कन्वर्ट कर लें, और अगर नहीं होता तो भी उसको मारने की इजाजत है, या नफरत सिखाई गई हो। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में है। बहुत बार हमने देखा कि मैं ये नहीं कह रही, मैं सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन के साथ कि किसी के लिए कार्टून बनाए जाएं या कुछ गलत बोला जाए, मगर कौन सी इस्लामिक कंट्री है जो उठ के कहती है कि जी जिस कंट्री का भी हुआ है उसके एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, उसकी एम्बेसी को ताला डाल दो या एम्बेसी को आग लगा दो। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि यहाँ पर जो है वो क्योंकि खाली बैठे हुए हैं ये लोग, कोई और काम इनको है नहीं, पढ़ाई लिखाई से भी इनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा है, और इसी किस्म की चीजें जो है लोगों को सिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। आप ये भी देख लीजिए कि जो क्रिकेटर हमारे कई हैं जिसमें इंजमामुल हक हैं, अनवारुल एक क्या अनवर सईद करके अनवर हैं। उनका सईद अनवर है, और कई दूसरे बहुत से तो खैर मुझे नाम भी नहीं आते, लेकिन खैर मैंने इन सबके लिस्ट निकाल कर, नाम निकाल कर, और मैंने एक शो भी बनाया था क्योंकि मैं इतनी ज्यादा क्रिकेट में नहीं हूं, तो मैंने इनके नाम निकाल के और पूरी पिक्चर्स के साथ दिखाया था कि जब ये क्रिकेट छोड़ देते हैं तो सब लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं सबने, और सारे जो है वो मौलवी बन गए। अब उसकी क्या वजह है? हमने तो किसी और कंट्री के क्रिकेटर्स को ऐसे नहीं देखा, और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो, चाहे वो इमरान खान हो, ये भी मजहब का चूरन ही आपको बेचते हुए दिखाई देंगे। तो इसकी क्या वजह है? यूसुफ योहन्ना एक थे क्रिकेटर, उनको उनका भी यही हुलिया है, और बहुत से लोग इसी तरह से रह रहे हैं। तो इसका यही है कि यहाँ पर क्योंकि रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जाता है, बहुत ज्यादा ये बताया जाता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, और किसी को किसी ने कुछ कह दिया या कोई बात कर दी तो बस उसको हमने जान से मार देना है, यही सिखाया जाता है। ये सिर्फ ये बात नहीं कि किसी ने यूरोप में कुछ कह दिया या कहीं कुछ कह दिया, ये तो पाकिस्तान में नहीं छोड़ते लोगों को, यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि लोगों की जानें लेते हुए देखा है। तो इसकी मेन रीजन यही है कि बहुत टाइम से, कोई मेरे ख्याल है 70s से जो है वो इस मुल्ला माफिया को बहुत ज्यादा हमने खुला छोड़ा है, बहुत ज्यादा इनको स्पेस दी गई है हर चीज बोलने की, हर चीज के ऊपर कब्जा करने की, बात करने की। और यही चीज जो है वो हमारे, चाहे आप स्पोर्ट्स के लोग देख लीजिए उनमें भी यही है, हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी तरह की बात करते हैं। और अभी एक हमारे रिसेंटली अभी आज की ही बात है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो जेल से छोड़े गए हैं, और इमरान खान की पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, तो बाहर आते ही कहने लगे कि बस जी क्योंकि मैंने रिलीजन के ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि मैंने मजहबी काम बहुत किए हैं, इसलिए मैं बड़ी इज्जत से बरी हो गया हूँ। अच्छा, अभी ये कह के बेचारे सांस भी नहीं लिया था कि पुलिस ने आके फिर पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इस्लामाबाद से किसी और केस में पकड़ लिया और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ला रहे, तो अब बताएं वो क्या, अब क्या बयान देंगे वो। तो हमारे यहाँ जब हर चीज में रिलीजन आप इतना डालेंगे, हर चीज में रिलीजन इतना सिखाएंगे, तो फिर तो यही होगा जो हो रहा है। और मतलब जैसा, जी जी, और बताइए। इसके ऊपर कोई बात नहीं की, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान में ही जो है अरेस्ट कर लिया जाता इन क्रिकेटर साहब को और जेल में डाला जाता कि तुमने इस तरह की बात कैसे की, और तुमने इस तरह की सुपारी या इस तरह के तुमने पैसा कैसे ऑफर किया, इसके ऊपर इनको अरेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ नहीं हुआ है, सब आराम सुकून से बैठे हुए, कोई कुछ बात नहीं कर रहा। तो जाहिर है इस तरह से आप और प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की बातचीत को। अच्छा, मुझे याद आया, आपने नेताओं की बात की कि इस तरह का मजहब और पॉलिटिक्स और बाकी चीजें मिला दी जाती हैं, तो मुझे एक तो शेख रशीद साहब का याद आता है कि इंडिया के खिलाफ जब जीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जी तो इस्लाम की जीत हुई है, मतलब क्रिकेट में जीत हुई है। तो एक चीज ये भी है। दूसरा मुझे याद आता है कि इमरान खान जब पीएम थे तो अक्सर वो इस्लामोफोबिया के बारे में बात करते कि नहीं नहीं ये सब गलत बातें हैं, जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि एक, अब इसको तो एज ए टेररिज्म का एक्ट माना जा रहा है, वहां पे जो नीदरलैंड्स हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि आप किसी दूसरे देश के आदमी को मारने के लिए सुपारी दे रहे हो। तो क्या इससे दुनिया भर में इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा क्या?
देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि इससे पाकिस्तान का ज़रूर नाम खराब होगा और हर कोई ज़ाहिर है इसको ये टेररिज्म में ही आएगा कि आप किसी को कह रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं, पैसों की ऑफर कर रहे हैं कि उसको मार दो, ये कर दो। तो ज़ाहिर है इसको मैं यही कह रही हूँ कि पाकिस्तान को अगर सही होना है और वो चाहते हैं कि इस किस्म का इंप्रेशन हमारा ना जाए कि जो असल में है कि पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है या इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, तो इनको सजा देनी चाहिए थी, इनको अरेस्ट करना चाहिए था पाकिस्तान को कि जी हमने अपने सिटीजन को खुद अरेस्ट किया है कि उसने कैसे ये वीडियो बना दी। लेकिन यहाँ पर मैंने तो कोई ऐसी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, ऐसा लग रहा है रूटीन की कोई बात है। और उसके बाद अगर इनको कहा गया कि जी इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, मतलब वहां के लिए, और जाहिर है कि अगर वो लोग सजा देंगे तो वो अपने मुजरिम को भी मांगेंगे कि दें। फिर देखिएगा यहाँ से क्या मौलवी खड़े होंगे और क्या उनके सपोर्टर्स खड़े होंगे कि नहीं जी उसने तो बड़ा कोई नेक काम किया है और ये तो बड़ी जो है वो खिदमत कर रहा था रिलीजन की, ये बात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस चीज को कोई भी इस तौर पे ले रहा है कि ये हमारे ऊपर कोई कलंक है, ये हमारा कोई डेंट पड़ गया। ये तो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, हमने तो बहुत शानदार काम कर दिया है अगर हमने उसको ये धमकी दे दी है, तो ये तो हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जब आपके यहाँ 10 में से 8 लोग यही सोचने वाले होंगे, तो फिर आपके ख्याल से कितने लोगों को इस पे जो है ये महसूस होगा कि गलत हुआ है? 2 लोग, और 2 लोग की कोई अहमियत नहीं है। वैसे बस राहत की थोड़ी बात यह है कि नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि भाई आप उनको भेज देंगे तो थोड़ी लतीफ साहब को राहत होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए, अगर हमने अभी देखा कि किस तरह से प्लेयर्स के भीतर भी मोहम्मद रिजवान बड़ी चर्चा में रहते हैं इस चीज को लेकर, आपने भी देखा होगा, कभी सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना, कभी ट्रैफिक के बीच से निकल कर आना, मतलब वो ये शो करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इस्लामिक हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप प्लेयर हैं, सबको पता है कि आप पाकिस्तान के प्लेयर हैं, सबको पता है कि आप इस्लामिक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ये चीज बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई मैं देखो इस्लाम का कितना बड़ा खिदमतगार हूँ, ऐसा क्यों? मतलब क्या उनके भीतर किसी तरह का कोई डर है क्या? नहीं, ये एक तरह की नौटंकी है जो पाकिस्तान में बहुत चलती है। अभी हम कुछ दिन पहले मुझे एक जर्नलिस्ट मिले, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, तो वो बात कर रहे थे, वो कहने लगे हम किसी महफिल में बैठे थे, वो बता रहे थे, कहते वहां से एक साहब उठे और कहने लगे अच्छा जी मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ। कहते मैंने कहा यार बता क्यों रहे हो, उठो उठ जाओ पढ़ो, तुम्हें पढ़नी है। मतलब क्या आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सब बैठे हुए हैं? या तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं बाकी सबको भी उठ के चल पड़ना चाहिए। और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है बताई जाती हैं। अगर रमजान शुरू हो जाएगा तो हर एक जो है वो उठ के जरूर पूछेगा, कहीं आप चले जाइए या कोई फोन आ जाए, कुछ आ जाए, अच्छा क्या हो रहा है, रोजा है? अरे है या नहीं है वो किसी का भी अपना ये एक तो पर्सनल इंडिविजुअल है, मैटर है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, आपको क्या मतलब फिक्र पड़ी हुई है? दूसरी तरफ तो यही कहते हैं कि हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, लेकिन उससे पहले पूछ पूछ के जान जो है ना हल्कान कर देते हैं अगले की कि क्या कर क्या रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अगर पहले ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से है, कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था। अब तो अगर आप मार्केट में चले जाएं और वहां पे बेशुमार आपको भिखारी मिलेंगे जो जो पैसा मांग रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं आपको उम्रा करा दे, ऊपर वाला आपको हज करा दे, आपका सऊदी अरब आप चले जाएं, इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक बाकायदा जो है ना वो फैलाया गया पहले, और अब ऑटोमेटिकली सभी जगह जो है ये चीज फैल चुकी है। अब चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हर कोई यही बात कर रहा होता है। तो इसी तरीके से मतलब ये लोग हर एक को ना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हालांकि पता नहीं इनमें इम्प्रेस कौन हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, बाकी काम तो उसी तरह से, मिलावट भी वैसे ही हो रही है, बेईमानी भी वैसे ही हो रही है, करप्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे तो रेप और क्या कुछ बढ़ गए हैं, हर चीज सबके सामने है। लेकिन बस ये है कि बने हुए कि हम बहुत जी इस्लाम के ठेकेदार हैं। मुझे वही हंसी आ रही थी कि खालिद लतीफ साहब की भाई इस्लाम की गुस्ताखी इतनी बड़ी, तो वो इतने ईमान वाले बन गए। लेकिन ये वही खालिद लतीफ साहब हैं जिनको 2017 शायद पीएसएल में इन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का बैन लगाया। बैन लगाया किस लिए? बेईमानी के लिए, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे। तो वहां पे ईमान नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ईमान दिखाने के लिए नजर आ गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि एक बड़ी पुरानी कोई पाकिस्तानी मूवी थी, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन जब हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, तो उस जमाने में जो है वो पुरानी मूवीज भी दिखाई जाती है बीच में, जब होता है ना कि काउंटिंग हो रही है, तो बीच में कभी ड्रामे आ जाते हैं पुराने पुराने या मूवीज। बल्कि वो मूवी इसलिए भी बहुत है कि उसके क्लिप वो बहुत चला करता है। तो उसमें एक चोर दिखाया है कि वो गया है किसी घर में चोरी करने के लिए, और फिर अजान हो गया और वो वहीं नमाज पढ़ने शुरू हो गया, उसके बाद पकड़ा गया। तो उससे पुलिस वाले कह रहे कि भाई तुम मतलब भाग क्यों नहीं गए, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे थे वहां पे? तो कह रहे कि जी चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। अरे यार ये क्या बकवास है, मतलब ये कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा, वो डायलॉग इतना चला पाकिस्तान में कि कुछ ना कहिए। और उसके बाद बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाह क्या डायलॉग लिखा है डायरेक्टर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने, जो भी। तो यहाँ पर ये चीजें चलती हैं, यानी जो हमारे जो लोग करप्शन करते हैं उनके मेरे ख्याल से इसी तरह से है कि चोरी इनका पेशा है और नमाज इनका फर्ज है, तो उसके बाद नमाज भी पूरी उसी तरह से पढ़ रहे होते हैं। सऊदी अरब में जहाँ पे लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं वहां भी चोरियां होती हैं। तो वहां पर ये मुस्लिम ही गए होते हैं ना, और हज उम्रे के लिए गए होते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, अल्लाह के घर में जाके अगर चोरी हो रही है, मेरे अपने फादर ने जो है वो वजू करने के लिए घड़ी ऊपर रखी तो कोई उठा के ले गया। तो मैं ये ओहो। बता रही हूँ कि यहाँ पर तो मतलब और बात है, वहां जाके भी इन लोगों को डर नहीं लगता कि यार कहीं पे किसी भी जगह की अगर किसी भी रिलीजन की अगर कोई इबादत गाह होती है, तो इंसान वहां पे तो थोड़ी देर के लिए जो है वो डर जाता है कि यार यहाँ पे मैं चोरी ना करूं, वहां पे भी चोरियां होती है। तो इस बात से बिल्कुल इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है कि ये पहले इन करप्शन में पकड़े गए थे और अभी ये इनको बड़ा इस्लाम का इनको चढ़ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने इनको कह दिया होगा कि जी तुम इस किस्म की वीडियो बना दो या इस तरह से कह दो, किसी को दे दो, क्योंकि यहाँ पर भी तो लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं ना जो फंड भी करते हैं, इस तरह के लोगों को फंड किया जाता है। जो ये मदरसे हैं आपको हर जगह, मैं बहुत से की तो मैं आपको पिक्चर्स भेज सकती हूँ मार्केट में, यानी टेक्स्ट बुक्स की कोई शॉप होगी, कोई और कपड़ों की शॉप होगी, वहां पर इन मदरसों के बॉक्सेस लगे हुए हैं और लोग उसमें पैसा डालते हैं। और उसके बाद मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि अगर इन मदरसों से ही अगर पैसा ले लिया जाए तो शायद आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, जिस तरह से इनको फंड किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के लोग अगर कोई उठ के कह देना कि हमें इतना पैसा चाहिए जी, फलानी फलानी कंट्री में जो है वो किसी ने इस्लाम को कुछ कह दिया था तो उसकी गर्दन उतरवानी है, तो लोग दे देंगे पैसा, इनको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो जहां पर इस माइंडसेट के लोग मौजूद होंगे, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और मुझे लगता है कि आगे जाकर ये चीज बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हर दिन जो लोग इस तरह की सोच नहीं रखते, उनके लिए हर दिन एक समझे कि एक नई जिंदगी होती है, इसलिए कि कुछ पता नहीं होता है कब कौन आके मार के चला जाएगा और कह देंगे कि जी इन्होंने तो ये कह दिया था और वो कह दिया था, और बाकी सब उनको हार फूल पहना देंगे, आपने बहुत अच्छा किया, ये तो रहने के काबिल ही नहीं थे। तो ऐसी जगह पे चाहे स्पोर्ट्स वाले हों चाहे कोई आम शहरी हो, इनकी यही सोच है। आपने देखा नहीं सलमान तासीर साहब के साथ क्या हुआ था, और इसी तरीके से मशाल खान के साथ जो कुछ हुआ और दूसरे लोगों के साथ जो होता रहता है। तो यहाँ पर तो अब ये एक लाइसेंस टू किल जो है वो हो गया है कि आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, आप किसी को भी मार दें और कह दें कि जी मैंने तो इसने कोई रिलीजन की बेहुरमती की थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मुझे क्रिश्चियन एक है, तो वो मुझे बता रहे थे कि रावलपिंडी के किसी इलाके का, कि वहां पर रात को वैसे ही एक अफवाह फैला दी गई कि जी कोई ब्लास्फेमी हुई है। कहते लोग बच्चे उठा के भागे हैं, लोग अपने घरों से घर खाली कर दिए उन्होंने डर के मारे, क्रिश्चियंस से वो सब भागे वहां से कि ऐसा ना हो कि उन्हें मार दिया जाए। और उसके बाद ये पता लगा नहीं किसी ने वैसे ही अफवाह उड़ा दी थी, तो वो लोग फिर वापस आए। तो यहाँ पर जो लोग डर डर के मतलब लोग रहते हैं और सहम करते हैं, जो बेचारे जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों को कोई डर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ये खालिद लतीफ को कोई परेशानी होगी कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा या कुछ होगा, इसको पता है इसको कुछ नहीं होगा, ना उनके हवाले करेंगे और ना यहाँ पे कोई सजा होगी, तो सिर्फ आराम सुकून से बैठा होगा। मुझे याद है क्रिकेट की बात चल रही तो मुझे एक और चीज याद आई अभी। श्रीलंका से मैच था शायद पाकिस्तान का, और उसमें एक पाकिस्तानी बैट्समैन मतलब शायद इनिंग खत्म हो गई थी, वो वापस आ रहे, तो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी। तो उसमें पाकिस्तान का जो क्रिकेटर था, वो नाम याद नहीं आ रहा कौन था, वो कहता है कि यार तू कन्वर्ट हो जा, तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो ज्यादा रन बनाएगा, जीत भी जाओगे। तो उसने हंसकर बात पता नहीं क्या बोला, वो क्लियर आया नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि जो चीज आपने बोली वो आपके देश तक ही सीमित रह गई। आज जो है संचार की तकनीकें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। आपने पाकिस्तान में एक बात बोली और वो अगले मिनट पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में वो देखी जाती है। तो क्या
जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, जिनको पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या जिन पर जिम्मेदारी है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचने की, उनको ये नहीं लगता कि ऐसे अगर हम माइंड को रेडिकलाइज्ड और ज्यादा करेंगे और ज्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में सर्वाइवल और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी हमने देखा कि $3 बिलियन के लिए करीब करीब साल भर पाकिस्तान को आईएमएफ के आगे नाक रगड़नी पड़ी। देखिए, ये बात तो वही इंसान सोचेगा ना जो खुद उस माइंडसेट का नहीं होगा, तो फिर वो सोचेगा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर कोई उसी माइंडसेट का है और उसको लग रहा है कि ठीक हो रहा है, तो वो क्यों ठीक करना चाहेगा? वो तो कहेगा ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जायज काम कर रहा है ये। उन्होंने ऐसा बोला था या उन्होंने कुछ कहा था, तो बिल्कुल इनको तो मार देना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में पावर है या जो लोग पाकिस्तान को चलाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के हैं। तो उनको ऐसा कुछ लगता नहीं कि गलत हुआ है। अब परवेज मुशर्रफ को अगर ले लें आप, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद उनके ऊपर अटैक हुआ था और वो फौजियों ने किया था, वो कोई सिविलियंस नहीं थे। वो अगर आप गूगल करके देखें आपको पता लगेगा कि वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जिन्होंने जो है वो सुसाइड अटैक या कह लीजिए कि मारने के लिए उनको अटैक किया था उनके ऊपर। तो उससे आपको पता लगेगा कि उनको कितना बुरा लगा था कि ये क्यों इन्होंने लाल मस्जिद ऑपरेशन किया है। वो जो जनरल वो पहले था हमारा डिक्टेटर जो था ज़ियाउल हक, उसके बेटे जो थे वो टीवी पे बैठ के रो रहे थे कि जी ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए और वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग जो हैं, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनके हाथ में पावर है, जो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, वो खुद इस चीज को जायज समझते हैं। उनको लगता है ये ठीक हो रहा है। अगर किसी को ऐसा लगेगा कि गलत हो रहा है, तब वो बोलेगा ना, तब वो मना करेगा कि नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत काम मुझे लग रहा है लेकिन मेरे पास तो पावर नहीं है, लेकिन जिसके पास पावर है अगर वो ये समझ रहा है कि यही होना चाहिए, तो उस आदमी को मार देना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा कहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और जिसने यहाँ से कहा है ये तो हीरो है, तो फिर वो उसको मना नहीं करेंगे। आईएमएफ से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। इनके पास 10 तरीके आईएमएफ के सामने नाक रगड़ने के, पैसा निकलवाने के। और अगर किसी वक्त वो देना बंद कर देगा, सब लोग देना बंद कर देंगे, तो ये उनके पास डुअल नेशनलिटी होती है, ये अपने पासपोर्ट उठाएंगे, औलादें इनकी पहले ही बाहर है, फैमिली इनकी पहले ही बाहर है, ये उठेंगे और चले जाएंगे। यहाँ पर रह जाएंगी आम पब्लिक, वो अपने आप को मारे, काटे, जलाए, जो मर्जी करे। इस वक्त भी जो पाकिस्तान की हालत है, डॉलर रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल प्राइस एक बार फिर बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं जी मीडिया हाइप है, कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है कि लोग एक दूसरे को मारे या स्ट्राइक कर दें या इस किस्म की बात कर दें। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो कह रहे नहीं, बिजली के बिल भी कोई इतने खास नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, बिल तो देना पड़ेगा, आप चाहे स्ट्राइक करें चाहे कुछ भी करें। तो जहां पर इस किस्म के लोग बैठे हों, इस तरह की, जाहिर है उनको तो पता नहीं लग रहा होगा, वो तो है अरबपति और एस्टेब्लिशमेंट के खास भी हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचे। अब अगर ये बात बोलते हैं लोग, जो लोग बता हिम्मत करते हैं और इस किस्म की बात करते हैं, उनको लोग कहते हैं कि जी आप तो एजेंट हैं, आप तो इंडियन एजेंट हैं। कल मुझे एक साहब ने कोई आधा घंटा फोन के ऊपर लेक्चर मारा है और कहा कि जी आप इंडियन एजेंट हैं और हमारे पास प्रूफ है कि आप इंडियन एजेंट हैं और इसी वजह से आप इस तरह के शोज करती है। असल में एक हमारे दोस्त है अवैस, उनके साथ शो किया था टू नेशन थ्योरी के ऊपर, तो वो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि अब आपने डायरेक्ट जो है स्टेट के ऊपर अटैक किया है और ये चीज जो है ना आपकी ये साबित करती है कि आप इंडियन एजेंट है। उससे पहले उन्होंने कहा, उससे पहले आपने वो दादाजी वाट लगा दी, आपने ट्वीट की थी, तो उस पर भी आपको शर्म आनी चाहिए। तो उसके बाद कुछ लोग इंडिया से कहते हैं कि आईएसआई की एजेंट है, तो मैंने कहा यार पहले डिसाइड कर लो तुम लोग, और उसके बाद जिसकी भी एजेंट हूँ कम से कम मेरे घर का बिजली का बिल तो दे दिया करे, और कुछ करे ना करे। हाँ मतलब कुछ हजार कुछ लाख डॉलर्स तो भेजे कम से कम, अरे तब तो कुछ साबित भी तो हो कि भाई भेज ना। फायदा हो, मैं कुछ फायदा मैं हो। एक वही ना, कुछ तो फायदा। मैं किराए के घर में रहती हूँ, मेरा हाउस रेंट ही कोई दे दे, मेरा बिजली का बिल कोई दे दे यार, कुछ तो कर दे, आटे की एक बोरी लाके मेरे घर में रख दे, कुछ तो फ्री करे। में एजेंट बनाए पड़े हैं। फ्री में एजेंट बना दिया, फ्री में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, उसको बजाय इसके अप्रिशिएट करने के चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान के लोगों, कि यार ये इंसान हिम्मत करके कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए,
उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये चीज गलत हो रही है। लेकिन उसके बाद जवाब में क्या होता है, अपने भी गालियां निकालते हैं और बाहर वाले भी गालियां निकालते हैं कि ये तो शायद ISI के एजेंट है कि पता नहीं क्या। और वो कहते हैं जी, कल रात की बात है कि मुझे फोन पे इस कदर सुनाई, और मेरे फैमिली फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि कोई अननोन बने, उन्होंने मुझे इस कदर बातें सुनाई कि मैं सुबह से बड़ी मतलब वो थी, डिस्टर्ब थी कि यार ये क्या तरीका है। और यहाँ पर हमारा ये हाल है, मैं सही बता रही हूँ आपको लोग, कि मैं गाड़ी लेके निकलती हूँ, मुझे बाइक वाला साथ में से जाता है, मुझे लगता है मार देगा। ये हालत इन लोगों ने कर दी है। और उसके बावजूद अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो उसके ऊपर बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के, क्या या ये लोग मुझे बताए ना, ये जो बैठे हुए हैं क्या ये चोर नहीं है? इनसे पहले जो चले गए थे क्या वो चोर नहीं थे? या उससे पहले 1948 से ले 47 से लेकर अभी तक जो है, कौन यहाँ को बर्बाद कर रहा है? किसने पाकिस्तान को, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था जो 47 में हुआ? क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था? क्या 71 में जो हुआ, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं था? उसके बाद इन्होंने 99 में इन्होंने जो किया, 65 वॉर जो इन्होंने की, और अभी तक जो ये करते चले आ रहे हैं, क्या वो स्टेट पे हमला नहीं है? स्टेट पे हमला सिर्फ मैं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो इनको बुरा लग रहा है। मैं कल से इतनी डिस्टर्ब हूँ, आप खुद जानते हैं कि सुबह से हमारा शो का हो रहा था, मैं बार बार टाइम को आगे कर रही थी कि हाँ मैं करती हूँ, क्योंकि आपको कोई बाहर वाला कहता है ना तो आपको बुरा नहीं लगता। आपको आपके फैमिली फ्रेंड में से कोई उठ के ये बोले ना कि यार तुम तो गद्दार हो, तुम तो एजेंट हो, तुम तो इंडिया की एजेंट हो, और इस किस्म की बातें कोई बोले तो आप एकदम आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये क्या है। हालांकि ये और बात है कि मैं सुधरी फिर भी नहीं हूँ, मैंने आज भी वैसी ही वीडियो बनाई है जैसी पहले बनाती हूँ, आज भी वैसे ही बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आपको दुख होता है, आपको परेशानी होती है, आप कहते हैं यार ये लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पर हाल है। अगर आप ऐसे में समझते हैं कि इस क्रिकेटर को कोई कुछ कहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, और ना ही पाकिस्तान में किसी को शर्म आएगी। बड़ा अफसोस होता है कि जिसे वाकई पाकिस्तान की फिक्र है, जो सवाल करता है कि भाई ये गलत क्यों हो रहा है, अगर उसको निशाना बनाया जाएगा तो यकीन मानिए कि सामने वाला फिर पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता है। ये तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो आप ठीक होंगे कैसे? आप जब मानेंगे ही नहीं कि हमने कोई गलती की है या हम गलत काम कर रहे हैं या गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। और अगर पावर एलीट है या आपके फ्रेंड्स हैं अगर ऐसा कहते हैं तो सच में बड़ा अफसोस होता है। लेकिन मोर पावर टू यू कि आप ऐसे ही बेबाक तरीके से बात उठाते रहिए। हमें पता है कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर बहुत बार जान जाने का खतरा होता है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे लगता है यहाँ कि तक कहा कि तुम लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हो, मुझे उन्होंने यहाँ तक बोला मतलब कि ये अब एक तरह से तुम्हारा तो कुछ थ्रेट नहीं करना हो हुआ। सकता है, थ्रेट करना होता है एक तरह से। मुझे उन्होंने इस तरह से थ्रेट करना, बोलूंगी कि कहा, और जी हमारे पास अफसोसजनक। एविडेंस है कि तुम इंडियन एजेंट हो। मैंने कहा अगर आपके पास एविडेंस है आप एजेंसीज को दे दें और कह दें मुझे पकड़ लें, उड़ा दें, जो और क्या, करना है कर बिल्कुल दें। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दिल साफ है, मुझे पता है मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस तरह से डरने की। लेकिन मुझे अफसोस हुआ उनकी सोच पे कि जी ये इनको मैं फ्रेंड कहती थी और ये मेरे दोस्तों के मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो बहुत मुझे कल से मैं बड़ी मतलब डिस्टर्ब थी और बड़ा मुझे दुख है। लेकिन बहरहाल हम जैसे आपने कहा, हम जिस प्रोफेशन में हैं हमें बाज दफा ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं और इसमें हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, बस यही है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो खालिद लतीफ साहब हैं, इन पर फैसला जो है कोर्ट में 11 सितंबर को आएगा। तो चलिए देखते हैं कि 11 सितंबर को किस तरह का फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि इख्तिलाफ राय सबसे होता है, ठीक है, आप इख्तिलाफ करें, आरजू साहिबा से इख्तिलाफ करें, जो मर्जी है करें, लेकिन किसी का ये हक नहीं बनता कि उसको कत्ल करने या उसको कत्ल करने की धमकी दें। अभी जैसे हम हैं तो हमें पता है, इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी अगर कोई देखेगा ना तो यही कहता है क्या तुम लोग इंडियन हो, ठीक है। अभी कितने कमेंट आते हैं, अगर पाकिस्तानी कमेंट आए तो यकीन करें गालियां देता है हमें, वो कहता है तुम बता रहे पाकिस्तान। और एक तो कमेंट आया था तो वो तो मैंने ब्लॉक कर दिया, वैसे तो अगर सुन रहे हैं तो न्यू आईडी से आ जाए। तो वो कहता है कि तुम्हें चौक में से गोलियां मार देंगे, तुम चौक में आओ तुम्हें गोलियां मार दूंगा, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
तो मतलब धमकियां आती हैं, अगर कोई सच को एक्सेप्ट करता है या कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको धमकियां आती हैं। इख्तिलाफ राय होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर आपकी राय नहीं मिलती इनसे तो आप कहें जी मुझे आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं है, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरी राय और होगी, इनकी और होगी, उसकी और है, आलोक भाई की और है, तो सबकी अलग अलग राय होती है। तो अपनी अपनी राय दें और उसके हिसाब से बात करें। तो लेकिन अवाम यहाँ पे जो है ना पागल हो जाती है, अवाम को समझ नहीं आती। और बाकी रही बात जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि खालिद लतीफ़ साहब, इन्होंने इन पे 2017 में जो इन पे केस था बेईमानी का, तो उस वक्त इस्लाम इनकार नहीं जगा था। वो अपने मैच अपने काम के साथ गद्दारी कर रहे थे, मैच फिक्सिंग करके। तो उस वक्त इनको शर्म नहीं आई कि मैं अपने पेशे के साथ, अपने काम के साथ, अपने इस वतन जिसके साथ वतन के जज्बात जुड़े होते हैं उसके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो उस वक्त शर्म नहीं आई, लेकिन बाद में शर्म आई और उसने ये बयान दिया, और ये सिर्फ फेमस होने के लिए। अगर ये वाकई ऐसा हो करना चाहते तो छुप छुपीते सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। ये बयान ना कर देते आके, ये सिर्फ फेम हासिल करना था, लोग इनको जाने। लोग आजकल बहुत मतलब ऐसे लोगों को जानते हैं, फिर अगर कोई ऐसा बयान दे दे तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इसलिए ये मुझे तो सिर्फ बयानबाजी लगती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और रही बात जो इन्होंने कहा कि सारा कीचड़ इस पे फैलाना, कि मतलब पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो इसको नहीं पकड़ रही। सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि बिल्डर को उसकी हुकूमत ने पकड़ लिया है। बिल्डर ने भी कितने 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को जो है वो ठेस पहुंचाई है, उस पर भी केस बनता है। उसको पकड़ा है, उसको रोका है कि ये क्यों किया, तुमने किसी के मजहब पे ये बातें क्यों की, बकवास क्यों की, ये कार्टून वगैरह क्यों बनाए, उस पर किसी ने कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पे आ जाता है जी अपना मतलब के वो क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में किसी भी मजहब को गालियां देना, उनके बकवास करना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। अगर ठीक है उसकी गवर्नमेंट ने बल्कि उसको सपोर्ट किया था, और बाद में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उसने माफी भी मांगी थी बिल्डर ने, लेकिन फिर भी करता रहा। उस वक्त माफी मांगी भी थी इसने, लेकिन बाद में फिर भी करता रहा। लेकिन ये बात है कि उसकी गवर्नमेंट ने उसको रोका, तो यही बात है, जब उसकी गवर्नमेंट ने रोका यहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं रोकेगी। लेकिन ये खालिद लतीफ़ जो है, ये तो मैं सीधा कहूंगा कि ये फेम के लिए कर रहे हैं। गलत दोनों है, बिल्डर भी गलत है, गलत खालिद लतीफ़ भी है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसने भी गलत किया, उसने भी चवलें मारी और इसने भी उसको धमकी दी सरेआम आके, ये गलत है। किसी को जान से मारने का इख्तियार नहीं। हाँ, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ पर्चा कटाते, FIR कटाते, इंटरनेशनल कोर्ट में कटाते, जिस तरह भी करते, गवर्नमेंट लेवल है जो उसके खिलाफ जो है ना वो मुकदमा करते। लेकिन ये कत्ल करना, मैं नहीं मानता कि किसी को भी कत्ल करने की सुपारी दी जाए, कोई भी क्यों नहीं। उसके खिलाफ अगर उसने बुरा किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, और मुकदमा चला के जो है वो उस पर प्रोसेस करें, लेकिन वो नहीं करेगा कोई भी। लेकिन ये सिर्फ एम के लिए था। और आरजू साहिबा से मेरा एक और इख्तिलाफ भी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अगर कोई क्रिकेटर दाढ़ी रख लेता है, दाढ़ी रख के नमाज पढ़ता है या इस्लाम की फॉलो करता है या अपने जिंदगी गुजारता है उस हिसाब से, या तबलीग करता है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना उन्होंने, जिन्होंने दाढ़ी रखी थी। अनवर सईद की बात की है, उन्होंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी को क्रिश्चियन को जबरदस्ती पकड़ के उनको इस्लाम में तो नहीं ले गए, किसी हिंदू को, या किसी को कत्ल किया हो, किसी को नहीं। तबलीग कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, वो उनका हक है। दाढ़ी रखें दाढ़ी ना रखें, वो उनका हक है। वैसे कहती हैं आपके किसी को हक है कि वो जैसे मर्जी जीना चाहे, तो जब वो कोई दाढ़ी रख लेता है तो फिर उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? उसको दिखावा बताना शुरू कर देते हैं। क्या पता, आपको पता है, आपके दिलों के हाल जानते हैं किसी के। अब आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? किसी को भी नहीं पता होता। तो इसलिए वो उनकी अपनी लाइफ है, वो चाहे क्रिकेट के दौरान ही या क्रिकेट के बाद भी इस्लाम को फॉलो करें, दाढ़ी रखें, जो मर्जी करें, ये उनका अपना हक है, उनका राइट है। अगर कोई हिंदू है, ठीक है, अगर किसी शो के बाद जो है वो जाके पूजा पाठ करता है, या कोई भी वो अपना हिसाब से, मजहबी हिसाब से कुछ भी कर लेता है अपने आप को, तो वो उसका राइट है।
तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो मैच खेलने आया और उसने देखो तिलक ही लगा लें इधर, एक बात है सिर्फ, तो लगाएं ना, वो उनकी अपनी मर्जी है। इस तरह मुसलमान दाढ़ी रखें, इस तरह सिख भी दाढ़ी रखते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी। कई सिख हैं जो दाढ़ी के बगैर भी हैं आजकल, ठीक है। इस तरह मुसलमान भी है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई नहीं रखता, कोई इस्लाम पे चलता है, कोई सिर्फ बातें ही करता है बस। तो वो उनकी अपनी अपनी मर्जी है, वही बात के अपना अपना हिसाब देना है सबने। तो वो अगर अपने इस्लाम पे चलता है, दीन पे चलता है, अच्छे काम कर रहा है, तो फिर क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। और रही बात नमाज पढ़ने की, अगर वो कहीं पे बाहर नमाज का टाइम हो गया है तो वो वहां पे उनको जगह मिल गई है, वो नमाज पढ़ लेते हैं, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे। हाँ, किसी को तकलीफ नहीं हो रही उसकी वजह से, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं आ रही, तो बेशक पढ़े यार नमाज, उसमें क्या है? वो कोई दिखावा तो नहीं है ना, वो तो आपका और आपके रब का है। कोई लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई अपने दिल में दुआ कर रहे होते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन वो नमाज हम पे फर्ज है, अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पे हम काम करते हैं तो हम यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप के नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ हो रही है, मतलब किसी का रास्ता बंद हो रहा है, किसी ने वहां पे काम करना है, तो तब वो आप वहां पे ना पढ़े तो बेहतर है। ये मुसलमानों को कह रहा हूँ, तब वो पढ़े तो फिर वो गलत है। अगर किसी को कोई टेंशन परेशानी नहीं है, सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो फिर पढ़ ले, तो कोई मसला नहीं है। चाहे वो क्रिकेट के मैदान में पढ़े, जब क्रिकेट ही नहीं शुरू हुआ तो क्रिकेट मैदान में बेशक पढ़े। वो क्रिकेट मैदान में अगर कोई जमात कराता है, रिजवान ने पहले कराई थी, मोहम्मद रिजवान ने, तो उस पर भी बड़ा ट्रोलिंग हुई थी, तो मैं उस ट्रोलिंग को नहीं मानता, वो गलत है। वो उन्होंने नमाज पढ़ी है, अपने रब का शुक्र अदा किया, दुआ मांगी है, अपना मैच शुरू करेंगे, उसमें क्या है? किसी को जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं ले गया कि आप भी नमाज आके पढ़ें। वो उन्होंने अपने लिए पढ़ी है, खुद पढ़ी है। इस बात पे कुछ को हर कोई करता है यार। अब जैसे आप साहब लगा लें, योगी जी हैं, योगी जी हैं ना, वो अपने मजहब को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और उसी रंग के कपड़े भी पहन के आते हैं, शाल भी लेके आते हैं। तो हम कहें कि ये जी हिंदू हैं जी, ये क्यों, ये सियासत को बीच में मजहब क्यों लेके आ रहे हैं? वो यार वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, वो जैसे मर्जी है जो मर्जी है करें, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। वो अपना सियासत करें, वो लगा करें, लेकिन अपना मजहब को फॉलो करें, जिस तरह मर्जी है करें, जो रंग के कपड़े पहने। मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी जानते हैं उसको, उनको। तो हर कोई यार करता है, इसमें कोई ये नहीं है कि उसको ट्रोलिंग करना शुरू कर दें। या अगर मुसलमान को दाढ़ी रख लेता है तो उसको समझने लग जाता है कि आतंकी बन जाएगा। और दाढ़ी रखना हमें जो है वो एक हमारा इस्लाम में एक रुकन है, रुकन समझने की सुन्नत है। हिंदू लोग भी रखते हैं ना ठीक है। दाढ़ी, तो कितने नहीं, हिंदू लोग के जो है पंडित रखते हैं। हिंदू लोग की मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं ना, कपड़े पहन लेते हैं उस रंग के या कुछ भी करते हैं, तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है। इस तरह इनकी पर्सनल लाइफ है, अपनी दाढ़ी रखें, जो मर्जी रखें, क्लीन शेव करें। हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आतंकी बनना शुरू हो जाएगा, अपने मजहब को फॉलो कर रहा है, किसी को तंग तो नहीं कर रहा। हाँ, अगर किसी को तंग करता है या किसी की जबरदस्ती दाढ़ी रखवाता है तो फिर मैं भी कहूंगा कि जी गलत है। किसी को जबरदस्ती दाढ़ी नहीं रखवा सकते, खुद कर रहा है तो फिर वो करने दें। ये इन चीजों से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन काफी चीजों से मुझे मैं इनकी बातों से एग्री भी करता हूँ कि हमारे निज़ाम को थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये ब्लास्फेमी लॉ जो है ना, ये जो है, लेकिन ये बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, वो अदालत के जरिए होता है सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे लोग जो है खुद से अदालत बन जाते हैं, खुद से वकील बन जाते हैं, खुद से जज बन जाते हैं, तो कत्ल करना शुरू कर देते हैं। जैसे पीछे ये हुआ चर्च के साथ, क्रिश्चियनों के साथ। अभी वो जो पिंडी की बात कह रहे थे कि वो वहां पे जो है वो सारे भाग के, जब वो अफवाह उठी है ब्लास्फेमी हो गई है जी यहाँ पे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये डर का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाकई करता है, उसके खिलाफ सबूत है, तो कोर्ट में जाएं, जाकर पर्चा दें, ये आपका फर्ज है। उसके अलावा आपका कोई फर्ज नहीं है। तो बाकी ये है कि काफी चीजों से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन काफी चीजों से डिसएग्री भी करता हूँ। और खालिद लतीफ ने जो किया वो भी गलत है, विल्टर ने जो किया वो भी गलत है। मैं इन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल जी, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है किस चीज को सपोर्ट करता है, किसी चीज को नहीं। बाकी यार गेट बिल्डर को बहुत से लोगों ने समझाया था कि ये नहीं करो, इससे मुसलमानों की दिल आजारी होती है। तो उसने कितना समझाया गया, उसने नहीं माना था। उसने फिर वो कार्टून शाया किए, क्योंकि उनको इस्लाम की बहुत सी बातों से इतलाफ है। बहुत सी बातों से उन्होंने ना, मतलब वो कार्टून भी ऐसे बनाते हैं जैसे इस्लाम के ना, मतलब वो से कुछ बोलते हैं जैसे टेररिज्म है ना, तो उसको इस्लाम के साथ जोड़ते हैं। तो वो हमारे नबी पाक के ना साथ ऐसे वो बम वाली ना ऐसी वीडियो बना के ना, कार्टून बना के, तो वो उसने शेयर किए थे। मैं इनसे देखे नहीं है, सुना है ऐसे लोगों से, बड़ों से। तो ऐसे उसने किया, तो उसे समझाएगा, वो नहीं माना। इसी तरह खालिद लतीफ था, तो इसने भी ठीक है, वो उसको भी अपने नबी पाक से प्यार था, उसने भी ऐसे गलती कर दी। उसे गलती मान लो, आप नहीं मानते, उसका प्यार नहीं मानते, या ठीक है नहीं मानते, गलती उसने कर ली।
ठीक है, इसके ऊपर केस हो गया, केस होगा, जो उसे सजा मिलेगी ठीक है, मैं उसको भी मान जाऊंगा। खाद लतीफ से भी गलती होगी, इसी तरह गेट बिल्डर भी बहुत ज्यादा गलतियां करता है, उसके समझाया जाता है वो नहीं मानता, तो ये भी एक नादान था, यही समझ लो। इसने भी वो बह गया, या जिस तरह भी इसने भी वो पैसे लगा दिए। चलो इसके ऊपर ठीक है, मैं ये भी मान जाता हूँ कि इसके ऊपर सजा होने वाली है, उसे ठीक है सजा होगी, देखते हैं क्या सजा होती है। वो कोर्ट है, वो जानती है उसका, वो उसकी नादानी भी जानती है, वो इंटरनेशनल फॉर्म भी उसका जानती है, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। तो अभी उसकी सजा पे देख लेते हैं कि क्या सजा होगी उसके ऊपर। पाकिस्तान हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ भी फिर वो इस्लामी धार्मिक वाले लोग हैं, तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ फिर मामला यहाँ निज़ाम खराब हो यहाँ निज़ाम खराब होगा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो बाकी दूसरी रही बात जो है इन्होंने दाढ़ी के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो यार अभी मैं तो मेरा भी यही मानना है कि हर इंसान की अपनी मर्जी है, हर इंसान अपनी मर्जी से जीता है, उसे कुछ अच्छा लगता है वो अपना लेता है। अभी मुसलमानों में देख लो बहुत ज्यादा लोग हैं पैंट शर्टें पहनते हैं, वो जिनके ऊपर इख्तलाफ है वो भी पैंट शर्ट ऐसी मतलब तंग वाली पहनते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता यार, हर बंदे की अपनी मर्जी है दाढ़ी रखने में। अभी देखो मैं भी यही बोलता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ हो गया, सईद अनवर हो गया, नूरुल हक हो गया, यार उन्होंने नहीं पैसे लगाए गेट बिल्डर के ऊपर, वो भी तो थे ना, वो भी मुसलमान, हालांकि वो ज्यादा मुसलमान उसने नहीं लगाए। तो यार हर इंसान एक अपने माइंड से चलता है, हर इंसान का एक माइंड होता है, कुछ किसी को गुस्सा आता है किसी को नहीं आता। देख लो आप कई जगह भी देखो सेम सेम सिचुएशन पे कुछ लोग लड़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग लड़ाई नहीं करते, थोड़ा गाली गलौज करके हट जाते हैं। ये हर बंदे के अंदर एक मेंटालिटी होती है, वो उसके हिसाब से चलता है। तो इसी तरह ये मामलात ऐसे होते हैं, खराब भी होते हैं, अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं। बाकी यार पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात है, मुसलमान है ज्यादा, तो ये लाजम ये चाहते हैं कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं बोल के जाऊँ, क्योंकि हमको बड़ों ने ये सिखाया कि आप कहीं नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो ऊंचा बोल दें कि यार मैं नमाज पढ़ने जा। वो उससे बोलते हैं कि तुम कह नहीं सकते, कम से कम उनको पता चल जाएगा नमाज का टाइम है, पता होता है। कुछ लोग मतलब होते हैं जानबूझ के नहीं दिल करता पढ़ने के लिए, वो बोलते हैं, हमारे बड़े ने हमने समझाया कि आप बोल दें, किसी का दिल करता है नमाज पढ़े, किसी नहीं, का अगर नहीं हम करता। चारों बैठे हैं अभी इधर, तो ज़ाहिर है नमाज पढ़ने एक ने जाना है, तो वो तो बता के जाएगा ना यार मैं नमाज पढ़ के ना आया। जा रहा हूँ, हाँ। तो वो उससे होता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम वीडियो बनानी पता है, चल जाएगा वीडियो सबको। बनानी होती है तो पता चल जाना है। एक ये भी होता है, पता चलाने के लिए भी लोग बोलते हैं। दूसरा ये भी होता है कि हमको ये तबलीग के लिए बताया गया कि आप बोल दें कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, किसी का दिल है आपके साथ आज, किसी का नहीं दिल है वो ना पढ़ना चाहे ना पढ़े। इस्लाम में ये फर्ज है, तो कोई अदा करता है कोई नहीं अदा करता, आप देख ले। तो हम में भी बहुत ज्यादा लोग हैं दाढ़ियों वाले, वो कोई नहीं नमाज पढ़ते, मैं खुद जानता हूँ, मैं भी ऐसा हो जाता है कि मैं भी कहीं किस टाइम नहीं नमाज पढ़ता, तो मामलात होते हैं। तो इसलिए बस कहने के लिए, तबलीग के लिए ऐसा लफ्ज बोले थे। तो ठीक देखो अभी इतनी सख्ती हो गई, पाकिस्तान में भी ये काम नहीं कर सकते, देखें हालात दिन ब दिन किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी नमाज का भी नहीं बोल सकते अगर इतनी सख्ती आ रही है, आलमी दबाव कह लो, जिस तरह भी कह लो। क्योंकि अभी ये कह रही हैं ये पाकिस्तानी लेडीज हैं, ये कह रही हैं ठीक है, अभी फिर ये भी नहीं बोल सकते, तो फिर पाकिस्तान बनाना ये फिर बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे, चलो कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते कि इस्लाम के नाम पे बना है, तो वहां भी अभी इस्लाम की बात नहीं कर सकते, तो ये भी मर्जी है हर किसी की। तो बाकी वीडियो में बहुत सारी बातें अच्छी थी, बहुत सारे इख्तलाफ था, ठीक है। आप लोगों ने हमें अच्छा गाइड किया, इसमें कुछ सीखने वाली भी बातें थी, तो कुछ समझने वाली बातें थी कि मतलब कुछ काम अभी दुनिया मतलब क्योंकि ग्लोबल विल बन चुका है, अभी कुछ बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि ये सीखने वाली बात है, कुछ नहीं कही जा सकती। क्योंकि अभी दुनिया में जो मर्जी हो, दूसरे मुल्क नहीं बोलते, तो पाकिस्तानियों को भी खामोश रहना चाहिए कि गेट बिल्डर जो मर्जी करता रहे, उसका अमल दखल है। इसी तरह मुसलमानों को भी फिर यही सिखाया जाता है कि खामोश रहो फिर, क्योंकि अभी केस हो गया, इसको सजा होती है, अगर पाकिस्तानी हुकूमत इसको किसी तरीके पे उठा के दे देती है, तो फिर यही हमारे लिए है कि हमको कुछ नहीं करना, खामोश रह के देखने बस। मैं एक और बात ऐड करूंगा कि पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमने बस ये दाढ़ियां रख ली हैं और ये कर लिया तो हम इस्लाम पे पूरे उतर गए हैं, लेकिन वो चोरी डकैती, ये बेईमानी, झूठ, धोखा, फरेब, ये सारा कुछ नहीं छोड़ते। तो ये सारा कुछ भी छोड़ना पड़ता है। तो उस वक्त इनको याद नहीं होता कि हम मुसलमान हैं। ये काफी लोगों में है, मैं पाकिस्तान में देखा सब हुआ जगह पाकिस्तान में ये बड़ा है, लेकिन जब ब्लास्फेमी की बात आती है तब सारे मुसलमान मतलब कि उनकी मुसलमानियत जाग जाती है, चाहे खुद जिंदगी में पूरे नाप तोल भी सही से ना किया हो। मुसलमान कर रहे हैं। टमाटरों को भी जो है वो किलो, जो आधा किलो दे के किलो बताते हो, ठीक है, कुछ भी चीज हो, कुछ भी लेन देन हो, उसमें झूठ बोल रहे हूँ, हर चीज में बेईमानी कर रहे हूँ। लेकिन इस टाइम पे जाकर उनको ये होता है कि हम किसी को कत्ल करके हम डायरेक्ट जन्नत पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा, सारी चीजों का साथ देना पड़ता है। मुसलमान बनना है तो उसके लिए पहले इंसान भी बने और इंसानियत का ख्याल भी रखें, और उसके बाद ये जितनी बुराइयां हैं इनसे दूर रहें। झूठ हो गया, धोखा हो गया, फरेब हो गया, सच का साथ दे, जुल्म के खिलाफ खड़े हों।
चाहे वो जुल्म करने वाला आपका सगा भाई क्यों नहीं है, उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएं, तब आप जो है वो अच्छे इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो बाद में बाकी ब्लास्फेमी लॉ के बारे में बाद में सोचना, पहले अपने आप को इस लेवल पे ले आओ क्या वाकई जो है वो आप बहुत नेक है, पहले अपने गिरबान में जान के। सही है जी, बिल्कुल जी। हर इंसान जो है वो अपनी अपने माइंडसेट तो नहीं कह सकते, अपना अपना उसका मौक़िफ़ है, अपना अपना जो है वो बोलने का अंदाज़ है, अपना अपना सोचने का अंदाज़ है हर इंसान को। तो ये जो आरज़ू साहिबा थी, मैं इनकी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं तो बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक नहीं करता। देखिए, एक तो बात उन्होंने की है कि जो मोहम्मद रिज़वान है या जो भी क्रिकेटर जिसका नाम उन्होंने लिया जी कि नमाज़ पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए, या मुझे किसी ने कहा जी कि हम सब लोग बैठे हुए थे, गैदरिंग कर रहे थे तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। आपके मज़हब में भी, आपके भी मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छाई करते हैं। हमारे बड़ों ने हमें जब बच्चे थे तो ये सिखाया है कि बेटा सबसे पहले खुद अच्छा करो और फिर दूसरे को बोलो कि आप ही ये अच्छा काम करें। एक बंदा खुद तो अच्छाई करता नहीं है, उसमें अपने आप में अच्छाई है नहीं। हम अच्छा इसलिए नहीं करते कि लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छा इसलिए कर रहे होते हैं कि लोग उसको देखें और उसको कॉपी करें अच्छाई को। अच्छाई को आप देखें, इंडिया में बहुत सारी ऐसे वीडियो क्लिप्स मैंने देखे हैं जो बेचारे भूखे लोग सड़कों पे भिखारी बैठे हुए हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए दे रहे हैं और साथ वीडियो क्लिप बना रहे हैं। तो क्या ये दिखावा है? ये दिखावा नहीं है। ये एक मैसेज है, एक पैगाम है जो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है कि यार ये इंसानियत है। हम ये कर रहे हैं, वो अच्छाई दिखा रहे हैं ताकि वो अच्छाई देखकर दूसरे लोगों को भी वो उसको कॉपी करें। देखें, हमारी जो गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो फुद्दू है। ये तो अपनी आवाम को सेव नहीं कर सकती तो किसी गैर मुल्की के खिलाफ क्या ये केस कर सकती है जी फाइल। अब इतना बड़ा हमारे मुल्क का दहशतगर्द है, एमक्यूएम पार्टी का बंदा है अल्ताफ हुसैन, लाखों करोड़ों लोगों का वो कत्ल करके तो यूनाइटेड किंगडम के पास जाके बैठा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने उस बंदे को नेशनलिटी दे रखी है। सबसे बड़ा टेररिज्म तो यूनाइटेड किंगडम है जो टेररिस्टों को पनाह दे रहे हैं। उसकी सुपारी क्यों नहीं देते? उसकी सुपारी देनी चाहिए। अच्छा, उसकी सुपारी एक मिनट बैठा हुआ उसके लिए चले उसको भी देने चाहिए। आप अपने बड़ों पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो भी आपके भगवान है, जो आपका मंदिर है, अगर कोई उसको तोड़े या उसकी गुस्ताखी करे तो बिल्कुल आप क्या करते हैं, आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप बेईमान है, आप रिश्वत खाते हैं, आप सूद खाते हैं, आप इन चीजों को छोड़ देंगे। आप अपने मजहब को सबसे पहले देखेंगे कि ये बात हमारे मजहब पे आ गई। हमारी एक आफिया सदीकी वो हमारे घर से उठा के लेके गई है पाकिस्तान से, तो क्या पाकिस्तान ने कर लिया? क्या गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया जी? पाकिस्तान ने बोल दिया बस वो इंसल्ट हो गई है जी अमेरिका की इंसल्ट हो गई है जी। अमेरिका के खिलाफ उसने बात। अच्छा, तो ये हमारे इस्लाम की इंसल्ट नहीं होगी? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि विल्टॉक को वहां से उठा के लेके आना कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मजहब पे बात करो। ताकत हमें बनानी चाहिए। हाँ, कि हम बनानी चाहिए। अगर नहीं भी बना पाते, मैं ऑल मजहब की बात करता हूँ कि किसी भी इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी मजहब पर वो बात करे या किसी मजहब की गुस्ताखी करे, लोगों को हर्ट करे। जब लोगों को हर्ट करेंगे, आप उसके रिलीजियन पे अटैक करेंगे तो फिर वो अपना सारा कुछ भूल जाएगा। अपने रिलीजियन पर अटैक, चाहे कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, वो अपने रिलीजियन पर अटैक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जी। ये वाकई जी वीडियो जबरदस्ती, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारी बातें जिस पे डिबेट हो सकती है। बहुत लंबी बहस हो गई ऑलरेडी, पहले 38 मिनट और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और इन शॉर्ट बोलूँगा, अपना ओपिनियन देना होता है तो अपने हिसाब से बोलना होता है। इन माय ओपिनियन आप किसी की जान नहीं ले सकते, आपको किसी ने हक नहीं दिया, आप अपने रिलीजन के हिसाब से जिए। और वो एक दायरा होता है आपके इर्द गिर्द बना हुआ, उसी में रहना चाहिए। इस बंदे ने वहाँ पे बैठ के फेम के लिए किया और डायरेक्टली सुपारी दे रहा है। आप ये भी नहीं देख रहे कि पीछे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मुल्क को, ठीक है? गवर्नमेंट होता ना, आम बंदा होता फिर कोई हाँ, तो इन लीगल वे आप अगर करेंगे, बंदा होता तो उसकी सुनने की सुनती। यही तो बात है, इतना मसला हाईलाइट नहीं हो सकता। सुनती है। हाईलाइट देखें, आपने पहले मसले हाईलाइट कर लिए हैं, सीरियस नोट आपको बुरा लगेगा, उस पर आपने क्या कर लिया। तो ये सच तो ये है, सच जब लगता है, उसकी चपेट लगती है तो बहुत दर्द होता है और अंदर तक तकलीफ होती है। तो मैं लफ्जों का वो रिपेयर नहीं करना चाहता, इंडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ। दीन पे ये पहले कुछ अगर कोई अटैक करता है तो यकीन करें दिली तकलीफ मुझे भी होती है। देखें, तकलीफ होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जनाब वो आपने डायरेक्टली सुपारी दे दी और आप कहीं पे बैठे और आपका ओहदा आप देख ले क्या है, ठीक है? अगर इन नॉर्मल वे बंदा जैसे यहाँ पे है
मौलवी है, उसको मारने के लिए पता नहीं कितने लोग उन्होंने भेजे हैं, अभी फिर उस पर अटैक हुआ है। तो एट द एंड उसने किया क्या है, बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, उसने उस लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया है जो डायरेक्टली है, और जो फेकनेस थी, फेक थे, उनको थोड़ा सा लाइट आउट किया है कि यार ये कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे मामला कुछ और हो गया, मामला ये हो गया कि डायरेक्टली किसी ने इस्लाम पे हमला किया है। तो कोई एज अ मुस्लिम हम तो नहीं चाहेंगे कि यार ऐसा हो, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अब हो गया है तो उसको इस तरीके से टैकल ना करें कि पूरा इस्लाम जो पीछे बचा हो वो भी आप बदनाम करें। वो लोग जो अच्छे हैं वो कहीं खड़े हो गए, या आप में से कोई होगा बाहर उनके नजदीक होगा या उनके मुल्क में होगा, तो आपको घर की नजर से देखेंगे, दाढ़ी रखी हुई, यार ये मुस्लिम है, इससे बच के रहो। वो कैसे आप लोग होते तो आप ही यही डिसीजन कैसे हुआ था ना, नहीं, मैं वो पिछले डिसीजन नहीं लेता, दिनों मैं में पर्सनली मैं एक थोड़ा सा बात बात कहूंगा था। कि अगर पाकिस्तान में एक बंदा एक बंदे को हम मार देंगे, एक बात है, एक बंदे को हम हम इल्लीगल इस तौर बात पे को मार बिल्कुल भी देंगे। सपोर्ट नहीं करते, ठीक हम है। इस बात को बिल्कुल भी ठीक सपोर्ट है। नहीं करते कि दूसरे मज़हबों पे हो। हम कहते हैं कि किसी भी मजहब किसी पर भी हो, मजहब क्योंकि पे हो। किसी भी मजहब का कोई भी बंदा है वो अपने मजहब पे अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं चाहे वो करेगा। किसी का भी हो। किसी मजहब पे, मैं यही तो बिल्डर का कह रहा हूँ ना, शुरू में मैंने कहा कि बिल्डर गलत है, वो उसने गलत- मजहब पे उसमें जो कोई अटैक शक नहीं किया है। है ना, उसने बहुत बड़ी गलती की, और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका सपोर्ट किया। मैंने तो उसको भी गलत कहा, उसकी गवर्नमेंट को भी हाँ। गलत कहा है, शुरू में मैंने इसीलिए बता दिया है। तो जो गलत कर रहा है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम आज यहाँ पे इसको सपोर्ट करेंगे ना, तो वो कहेंगे फिर बिल्डर ने जो किया वो ठीक है, वो ठीक किया। वो उसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। इंडिया में सोनू निगम सिंगर है, उन्होंने कहा था कि अजान होती है तो मेरे कानों में बात पड़ती है, तो कम से कम ये लाउड स्पीकर जो बंद कर दे। उनको किसी ने मारा नहीं है, उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में भी बोला और मुस्लिम के बारे में भी बोला, किसी ने कत्ल की धमकी नहीं दी, किसी ने मारा नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ उठ के नहीं आया, दोनों रिलीजन में से कोई भी नहीं आया। गवर्नमेंट वे में जो लीगल वे है वैसे एक्शन लिया गया, उससे सवाल जवाब किए गए हैं, और ये तरीकाकार है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल में होता तो वो बाकी उन्होंने ठीक कहा है कि इसको सर पे उठा लेना था बिना सोचे समझे, और बहुत सारे हमारे फैसले ऐसे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ ये हर चीज़ में आप जो घुसेड़ देते हैं ना दीन इस्लाम को। वैसे एक और बात कहूंगा नादर भाई, ये ना मुझे हदीस जरूर भेजिएगा, जरूर, बिल्कुल। हाँ, मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, बाला जी क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है। हम जब इसमें से निकल जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारा ज़हन जो है वहीं पे उलझा हुआ है, और हम इन्हीं चीज़ों में रहेंगे और इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं, और जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। चांद पे क्या जाना, यहाँ तक बाहर नहीं जा सकेंगे हम लोग, और इसी लड़ाइयों में, इन्हीं झगड़ों में वीडियो लंबी हो गई है पड़ते जी। रहेंगे। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो बाद में काटना पड़ेगा, इससे पहले मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बोलने में बहुत कुछ है। बहरहाल ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, प्लीज सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।